गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ठीक है, पेज नंबर 44। और आज हम पढ़ेंगे नैदानिक पोषण। ये है पेज नंबर 45 पे है, ठीक है। ये वाला पेज पढ़ेंगे और इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। मतलब ये पूरा एक ही टॉपिक है। क्योंकि अब आ रहा है नैदानिक पोषण और आहारिकी संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स क्या होता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब है कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो ये सब वही है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, बट फिर भी मैं आपको एक ऊपर बता देती हूँ। पढ़ना तो आपको पूरा ही है बच्चों, लाइन बाय लाइन, ठीक है। ऐसे फ्लो टूट जाता है, फिर समझ नहीं आता, बट मैं आपको समझा देती हूँ कि पैराग्राफ में वो बोलना क्या चाह रहा है। जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें बेसिकली वो यही बोलना चाह रहा है कि जो भी वो होता है ना, न्यूट्रिशनिस्ट होता है या डाइटिशियन होता है, उसका मेन काम क्या होता है, किसी भी रोगी को पोषण संबंधी सलाह देना तथा तकनीकी सूचना के आधार पर उसे आहार संबंधी दिशा निर्देश सलाह देना होता है। मतलब बेसिकली वही कि किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है किसी भी पेशेंट को या तो रोगी को या फिर क्योंकि इसमें पोषण चिकित्सक बोला है, नैदानिक पोषण मतलब क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बोला है। तो वो क्या करते हैं, जो बीमारी वाले लोग होते हैं, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसको पोषण संबंधी सलाह देते हैं। मतलब न्यूट्रिशन रिलेटेड उसको क्या देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसको सजेशन देते हैं कि आप ऐसी ऐसी डाइट लो, अपनी डाइट में ये लो, तो इससे आपकी बीमारी को ठीक करने में हेल्प मिलेगी या कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो उसको पोषण संबंधी सलाह देते हैं। और तकनीकी सूचना के आधार पर मेनली कि जो उन्होंने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, रिसर्च करके, मतलब देखा जाए जिन्होंने कोर्स किया है उस पर। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान उठा के कुछ भी बोल दे रहा है। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, गूगल पे डॉक्टर बन गए हैं, ये ले लो वो ले लो, सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया 6-6 महीने का बस। लेकिन आप सोचो, जिस पर्सन ने अपना 4-5 साल लाइफ के या 6-7 साल अपने उसी एजुकेशन पे लगाए हैं, तो वो होती है टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तकनीकी सूचना उन्होंने ली है और उसके बेसिस पे, ठीक है, वो क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इतने नॉलेजेबल होते हैं कि वो पेशेंट्स को ईजिली सजेस्ट कर सकते हैं उनको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं कि इन बीमारियों पे जो डाइटिशियन होता है वो उसको पेशेंट को सजेस्ट करता है कि आपको किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए। तो बीमारियों के नाम पढ़ लेना। कुछ समझ नहीं आए कि मैम इसका मतलब क्या है तो मुझे ग्रुप में पूछ लेना। बाकी इसके अलावा क्या करते हैं, एक तो जो नॉर्मल पेशेंट होता है, माना किसी को बुखार हो गया है, किसी को किसी को फूड एलर्जी हो गई है, कोई डायबिटिक है जिसको डायबिटीज़ हो गया है, ठीक है, तो उन सबको तो करते ही हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन होना होता है, ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जैसे अगर माना किसी का ऑपरेशन होना है तो उसको 2-4 दिन पहले एडमिट करते हैं, उसके बाद उसका ऑपरेशन करते हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हैं। या फिर जब ऑपरेशन या सर्जरी हो जाती है उसके पहले, मतलब वही, या फिर जब हो जाती है तो उसके बाद में भी उसके डाइट का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वही सजेस्ट करते हैं कि अब आपको कैसे क्या खाना लेना है। अब आ गया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी। तो मेनली ये जो आहार चिकित्सा होती है, आहार चिकित्सा मतलब जो हम आहार डाइट के थ्रू जो हम चिकित्सा देते हैं, मतलब डाइट की, जैसे एक तो क्या हो गई मेडिकल चिकित्सा, वो हो गई क्या, दवाइयों के द्वारा चिकित्सा हो गई, ठीक है, दवाइयों के द्वारा ट्रीटमेंट हो गया। दूसरी मतलब थेरेपी हो गई। दूसरी क्या हो गई, डाइट के द्वारा, ठीक है। तो दवाइयों ने तो अपना काम कर दिया, अब डाइट के थ्रू कंट्रोल करना है। तो वो डाइट के थ्रू जब हम बीमारी कंट्रोल करते हैं या बीमारी के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं तो उसको बोलते हैं आहार चिकित्सा या डाइट थेरेपी। अब है डाइट थेरेपी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब क्यों डाइट थेरेपी की जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डाइट थेरेपी करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी होती है, क्या क्या चीज़ें हमें अचीव करनी होती हैं, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स ध्यान में देने चाहिए डाइट थेरेपी करते समय। क्या होता है, क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, डाइट थेरेपी लोग क्यों करवाते हैं। एक तो मरीज की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार सूची। कभी भी डाइटिशियन के पास आप जाते हो, क्यों जाते हो, डाइट चार्ट बनवाने के लिए जाते हो, ठीक है। आहार सूची मतलब डाइट चार्ट तैयार करना, और कैसे करना, मरीज की भोजन संबंधी आदतों का ध्यान रखते हो, उसकी फूड हैबिट्स का ध्यान रखते हुए। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप मेरे पास आए, आप कोई पेशेंट हो, आप मेरे पास आ रहे हो कि आपका चलो ट्रीटमेंट तो चल भी रहा है, साथ में आपको चाहिए कोई प्रॉपर डाइट मैं आपको सजेस्ट करूं आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग, तो मैं ये नहीं कि आपको डाइट चार्ट कुछ भी बना के दे दूंगी कि सुबह ये खा लो, दिन में खा लो, शाम को ये खा लो, इतने दिन ये खा लो। मुझे आपकी फूड हैबिट्स भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके डाइट प्लान में लौकी, तुरई, कद्दू भर दिया, या फिर माना मैंने कुछ कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई ऐसा खाना आपको खाने को बोला है जो आपको पसंद ही नहीं है, मतलब आप बिल्कुल ही नहीं खाते या आपको एलर्जी है उस खाने से, तो फिर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो मैं देखूँगी ये पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, अगर मैं उसको लिख करके भी दूंगी डाइट प्लान में वो नहीं खाएगा, तो इसलिए उसकी फ़ूड हैबिट्स का ध्यान रखना होता है। तो आपको कोई और चीज़ आप सजेस्ट करोगे, ठीक हो गया, उसको मतलब खाने में उसको रिप्लेस करोगे दूसरे आइटम से। दूसरा क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बीमारी की स्थिति को सुधारने तथा उसे नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे नॉर्मली अगर कोई पेशेंट कोई डाइट ले रहा है तो उस डाइट में थोड़ा सा आप चेंज करोगे उसकी बीमारी की स्थिति को सुधारने के लिए या उसको कंट्रोल में रखने के लिए। माना किसी को अचानक से पता चला कि अब उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल ही कुछ नया अलग से देना है, उसका जो प्रेजेंट वो खाना ले रहा है, ठीक है, वर्तमान आहार में परिवर्तन। जैसे अगर वो चाय का हैबिचुअल है, चाय लेता है, तो आप उसको बोलो कि आप उसमें चीनी मत डालो, है ना। खाने के साथ वो प्रॉपर मिठाई वगैरह अगर लास्ट में स्वीट डिश ले रहा है, आप बोलो कि वो अवॉइड कर दो, ठीक है। चावल कम खाओ, रोटियां थोड़े ज़्यादा खाओ, सब्जियां ज़्यादा खाओ, आ रहे समझ में। तो वर्तमान जो आहार ले रहा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। इसके अलावा पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार, वही अगर किसी को न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी है, पोषण बहुत कम है बॉडी के अंदर, तो उसको अच्छा पोषक तत्वों से भरपूर खाना सजेस्ट करते हैं, वो क्या पिए खा लो, ठीक है। दीर्घकालिक बीमारियां क्या बताई थी मैंने, जो बहुत लंबे समय तक एक तो डेवलप होने में भी टाइम लेती हैं, पूरे जीवन भर आपके साथ रहती हैं, वो होती हैं दीर्घकालिक, बहुत लंबे समय तक। जैसे क्या हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसकी स्थिति में आहारी उपचार द्वारा अल्पकालिक और दीर्घकालिक समस्याओं को रोकने में मदद करना। बीमारियों के नाम जैसे लिखे हैं मैंने, मतलब जब भी किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ या दीर्घकालिक बीमारी होती है तो डाइट के थ्रू ही अगर उस बीमारी के छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम आएंगी या लॉन्ग टर्म पे जो प्रॉब्लम आएगी उसको रोकने में क्या करना, हेल्प करना, ठीक है। दूसरा वही मरीजों को मोटिवेट करना कि वो ईमानदारी से, मैंने आपको डाइट चार्ट दे दिया, तो अब देखो क्या, अगर आप पेशेंट हो, आप मेरे पास आ रहे हो, मैंने आपको डाइट चार्ट तो दे दिया, अब मैं आपके हर दिन घर आ करके थोड़ी देखूंगी कि आप वो फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, मेरा एक और काम क्या है, आपको मोटिवेट करने का काम है कि आप ये डाइट फॉलो करो, अगर करोगे तो आप ही के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। चलो ये आ गया। अब है अच्छा, अब जो डाइट आहार विशेषज्ञ मतलब जो डाइट थेरेपिस्ट होता है या ठीक है न्यूट्रिशनिस्ट होता है या डाइटिशियन होता है, तो वो और साथ साथ क्या देखता है, ठीक है, बाकी भोजन की स्वीकार्यता, उस जो इंसान के लिए वो डाइट प्लान कर रहा है उसको खाना एक्सेप्ट है, ये नहीं कि मैंने कुछ भी आपको डाइट प्लान करके दे दिया और ये अज्यूम कर लिया कि आप खाओगे ही। अगर आपको नहीं पसंद है आप नहीं खाओगे, तो मुझे ये भी देखना है कि आप उस खाने को खा पाओगे नहीं खा पाओगे, साथ में आपकी बीमारी के कंडीशन भी मुझे देखना है कि आपसे वो खाना खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो बच्चों ये पढ़ लेना कि इसके अलावा किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी इंसान का कोई डाइट प्लान कर रहा है तो उस मरीज के पोषण तनाव, न्यूट्रिशनल स्ट्रेस मतलब उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल स्ट्रेस मतलब होता है कितना ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो इसका ध्यान में रखते हैं। मानसिक तनाव मतलब उसको क्या मेंटल प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हैं। वो कुर्सी में ले लूँ, ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ कि उसको जो पेशेंट है उसको कोई मानसिक तनाव, कोई टेंशन या स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी भी आपने नोटिस किया अगर आपको कोई टेंशन होता है आप खाना नहीं खाते, तो वही पेशेंट का, और पेशेंट को तो ऑब्वियसली टेंशन होता है बीमारी की वजह से, है ना, तो उनको उनका मेंटल स्ट्रेस भी देखना है, ठीक है। फिर भोजन की स्वीकार्यता पर बीमारी का प्रभाव, अब ये देखना है कि उनको जो बीमारी हो रही है कहीं वो उनके भोजन के खाने को या एक्सेप्ट करने की चीज़ को तो इफेक्ट नहीं कर रही है, वो सब। तो बेसिकली इसके अलावा चिकित्सकीय आहारों की स्वीकार्यता। अच्छा, आपने जो मॉडिफाइड थेराप्यूटिक डाइट बनाई है, मतलब नॉर्मल डाइट को मॉडिफाई करके जो पेशेंट के लिए डाइट बनी है, आप देखो कि वो स्वीकार कर रहा है नहीं कर रहा है उसको, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ये लास्ट में क्या दिया है, पूरे का समरी, सॉरी इस पूरे की समरी टाइप की दिया है कि फाइनली हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं डाइट थेरेपी के अंदर, वो आप पढ़ लेना। अब आपका आ गया पोषण संबंधी देखभाल प्रक्रिया किन के लिए अपनाई जाती है। अब किन किन लोगों के लिए जो न्यूट्रिशनल रिलेटेड क्या होती है, जो प्रॉपर ये डाइट चेंजेस होते हैं या डाइट किस किस के लिए बनाई जाती है।
स्वस्थ व्यक्ति के लिए बनाई जा सकती है। कोई हेल्दी व्यक्ति अगर वो आ रहा है कहीं सेंटर पे आपके पास कि मेरा नॉर्मल हूँ, मेरा नॉर्मल वेट है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे इसको मेंटेन करने के लिए कोई प्रॉपर डाइट आप बता दो, ठीक है, तो आप वो बताओगे। गर्भवती महिला, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है वो आ रही है, उसके लिए डाइट। वृद्ध व्यक्ति जो एजड होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनके लिए डाइट प्लान करते हो, ठीक है। निजी चिकित्सकों के क्लिनिक में जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं ना, जिनके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, उनके वहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है उसमें डाइटिशियंस होते हैं, वो हेल्प करते हैं डाइट प्लान में। और हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट होता है उनके लिए भी डाइटिशियंस होते हैं, वो हेल्प करते हैं। बाकी बच्चों ये सब पढ़ लेना, ये सब बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब है पोषण मूल्यांकन या न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे किया जाता है। अब देखो, हम तब से बोल रहे हैं कि डाइट प्लान करते हैं, तो उस डाइट प्लान करने के लिए सबसे पहले हमें एक पर्सन की पोषण स्थिति जाननी पड़ेगी कि इसकी बॉडी के अंदर कितना न्यूट्रिशन है, क्या है, और इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है ना, तो तभी तो हम उसका डाइट प्लान कर पाएंगे। तो पोषण असेसमेंट बेसिकली क्या होता है? पोषण मूल्यांकन का तात्पर्य उस विधि से है जिसके द्वारा किसी रोगी की वर्तमान स्थिति और उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी पेशेंट है, उसकी वर्तमान स्थिति, मतलब प्रेजेंट में उसका जैसे वो कितना है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसकी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों की मतलब प्रॉपर है या नहीं है, उनका असेसमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? का निर्धारण रोगी के मानवीय और शारीरिक माप, विभिन्न अंगों के लैब आंकड़ों तथा आहारीय विधियों द्वारा किया जाता है। मतलब किसी भी इंसान का की जानने के लिए कि उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं है, वो कैसे किया जाता है? रोगी के मानवीय एवं शारीरिक माप, मतलब एंथ्रोपोमेट्रिक एंड फिजिकल मेजरमेंट। जो हाइट, उसकी हाइट देखोगे, उसका वेट देखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वेट, कि उसकी जितनी बंदे की हाइट है उसके हिसाब से हमेशा जो वेट होता है ना, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा वेट इसका वेट, ऐसे कंपेयर नहीं करोगे। आपका जो वेट होना चाहिए वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान नाटा है, छोटा है, तो उसकी हाइट कम होगी, है ना, तो उसका वेट भी उसकी हाइट के हिसाब से कम होना चाहिए। लेकिन अगर उसी एज का कोई दूसरा पर्सन है जो बहुत लंबा है उसके कंपैरेटिवली, तो उसका वेट उससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो एंथ्रोपोमेट्री क्या, मतलब मानवीय मिति एवं शारीरिक माप में क्या आ जाती हैं? हाइट, वेट, BMI देखा होगा तुमने, उस वो निकाल लेते हैं। इसके अलावा बाइसेप्स, जो बाजू होते हैं, है ना, बाइसेप्स बनते हैं, कितनी मोटाई है, कितनी मसल्स हैं एक्चुअली यहाँ पे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, पेट में कितनी फैट है उसको पकड़ करके देखा जाता है, पीछे कंधों के नीचे पकड़ के देखा जाता है कि कितनी फैट है। तो ये सब होते हैं मानवीय मिति एवं शारीरिक माप। विभिन्न जांचों के लैब आंकड़ों, मतलब इसके अलावा अगर मानो उसने कोई लैब में जा कर के टेस्ट करवाया है, जैसे पैथ लैब है या कहीं पे भी, और उस लैब में रिपोर्ट आती है ना, उसमें सब पता चल जाता है, शुगर इतना है, क्या बोलते हैं, फ़ैट इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है, हर एक चीज़ तो आपको पता चल जाएगा उस लैब के आंकड़ों के बेसिस पे कि क्या उसका ऊपर नीचे ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहा है, तथा आहारीय विधियों के द्वारा। इसके अलावा ठीक है, पोषण और आहारीय विधियों के द्वारा पोषण मूल्यांकन क्या होता है कि वो किस टाइप का खाना खा रहा है। अगर आप देख रहे हो कि पर्सन जो है वो बहुत ही सिर्फ रोटी और दाल पे ज़िंदा है, या फिर सिर्फ रोटी चावल, रोटी को कभी नमक के साथ कुछ, तो आपको पता है ना कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी के अंदर क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। वो एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, तब भी डेफिशिएंसी होगी। तो इन 3 चीज़ों से निकाला जाता है क्या, रोगी की वर्तमान पोषण स्थिति आप जान सकते हो। ठीक हो गया, तो ये होता है पोषण मूल्यांकन। अब है किसी व्यक्ति या रोगी के पोषण मूल्यांकन के लिए निम्न। अब देखो, अगर आपको किसी का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है कि इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, तो आपको किस किस की ज़रूरत होगी? पहला, रोगी के स्वास्थ्य, आहार, व्यक्तिगत और चिकित्सकीय इतिहास की मतलब बेसिकली रोगी की हेल्थ, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो डाइट कैसे ले रहा है, हेल्दी डाइट ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत मतलब बेसिकली कोई स्ट्रेस में तो नहीं है, कोई टेंशन में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और चिकित्सकीय इतिहास इन द सेंस कि कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम उसको हुई है पुराने टाइम पे, या कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी या कोई बीमारी उसको हुई है, तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर जब आपको नॉलेज होगी तभी आप बता सकते हो किसी इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्योंकि सब इफेक्ट करती हैं उसको। दूसरा आ गया रोगी के मानवीय मिति माप, यही उसका हाइट कैसा है, वेट कैसा है, उसका बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ये जो भी है, तो फैट देखते हो बेसिकली बॉडी में कितनी है, ठीक है। रोगी की विभिन्न जाँचों के लैब, वही लैब के जांचों के लैब आंकड़े, मतलब जो जांच की हो, इसने टेस्ट करवाया है, लैब में कोई टेस्ट करवाया है, तो उसके आंकड़े आप देखते हो, कोई ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि
आरबीसीज कम है, ब्लड कम है, शुगर ज़्यादा हो गई है, फ़ैट ज़्यादा हो गई है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जितने मिनरल होते हैं सब आ जाते हैं उसमें, सब पता चल जाता है क्या कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है इसमें। और पोषणहीनता के प्रमुख तत्व और हीनताओं के कारण होने वाली जो क्या पोषणहीनता के प्रमुख तत्व, हाँ, तो उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल कमी हो रही है वो मेनली किन चीज़ों की वजह से हो रही है, क्या क्या, जैसे विटामिन ए कम है, आयरन कम है, क्या क्या कम है, ठीक हो गया। और हीनताओं के कारण होने वाले भावी जोखिमों का पता संबंधी सभी क्रियाएं करने की, मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि अगर उसकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक हो गया, कोई कमी हो रही है, तो आगे उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक हो गया, तो वो भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब का ज्ञान, इन सब की नॉलेज अगर आपको है, इन सब का ज्ञान अगर आपको है, तभी आपकी रोगी का पोषण मूल्यांकन एक प्रॉपर तरीके से आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अब है नैदानिक पोषण में डॉक्टर की भूमिका, रोल ऑफ फिजिशियन। अब डाइट थेरेपी में डॉक्टर की क्या क्या भूमिका है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि इसमें सब वही लिखा हुआ है कि उसकी पोषण, सबसे पहले उसकी पोषण स्थिति जानने में, कि उसकी मेडिकल कंडीशन जानने में, ठीक है, और मेडिकल कंडीशन जानते हैं, पोषण स्थिति जानते हैं, तो उसके हिसाब से डाइट प्लान करते हैं, साथ में उनकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक पढ़ी थी वो सारा एक देखा जाए तो इनके अंदर है कि कैसे, अब आप समझ गए कि कैसे एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन या जो आहार विशेषज्ञ होता है किसी इंसान की डाइट प्लान करता है और उसका क्या रोल है उसकी डाइट प्लान करने में, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से हम लोग पेज नंबर 47 से बच्चों हम पढ़ेंगे कल। अब ये आ रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपका MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर से निकल करके आ रही हैं जो पेपर में 100% पूछता है, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है यहाँ तक। ये मैं आपको कल पूरी एक क्लास में समझाऊंगी और उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचता है, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। थैंक यू।